पायल श्रीवास्तव। वेलकम टू फ्लरिश विद पायल। ये हमारी ब्रेस्ट केयर सीरीज़ है। तो जो भी न्यू मॉम्स हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी आपके आसपास ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं या न्यू मॉम्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे एक बेल आइकॉन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो ब्रेस्ट केयर सीरीज़ है इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। सेकेंड में बताया है कि निपल की केयर कैसे की जाए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। थर्ड ये जो पार्ट है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट सैगिंग के बारे में। ब्रेस्ट बहुत लूज हो जाते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसके सॉल्यूशन क्या है। साथ ही ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट के बारे में, ब्रेस्ट मिल्क से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब वो जो पीरियड होता है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट सैगिंग के बारे में। ब्रेस्ट सैगिंग मीन्स ब्रेस्ट का नीचे की तरफ लटक जाना या फिर लूज हो जाना। जब हमारे ब्रेस्ट के साथ ऐसा होता है, वो लूज लगने लगती हैं या फिर लटकने लगती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बिल्कुल नहीं होता है। जब हमारी प्रेगनेंसी चालू होती है तो हमारी जो बॉडी है उसमें एक्सपेंशन हो रहा होता है। ब्रेस्ट के जो टिश्यूज होते हैं उनमें भी एक्सपेंशन होता है। साथ ही जैसे जैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहते हैं तो ब्रेस्ट के टिश्यूज एक्सपेंड होता ही रहता है। तो जब मिल्क ब्रेस्ट में भर जाता है और हम फीड कराते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली जब वो ब्रेस्ट में मिल्क भरा हुआ है और वो खाली हो जाएगा तो वो थोड़ा सा लटकेगा और हमें ऐसा लगता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से हो रहा है, लेकिन ये इसका कारण नहीं होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ब्रेस्ट सैग हो सकती है, जैसे नंबर 1 हो गया BMI, बॉडी मास इंडेक्स, उसके वजह से भी ब्रेस्ट सैग होती है। सेकेंड हो गया आपकी प्रेगनेंसीज, आपकी पहले कितनी प्रेगनेंसीज रह चुकी हैं, आपके कितने बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी ब्रेस्ट सैग हो सकती है। थर्ड हो गया आपकी एज, आपकी उम्र की वजह से भी ब्रेस्ट सैग होती है। साथ ही आपकी प्रेगनेंसी से पहले ब्रेस्ट का साइज़ क्या था, अगर वो बड़ा था तो वो उसके चांसेस हैं कि वो आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट आपकी लूज हो जाए और लटकने लगे। तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। नंबर 1 हो गया करेक्ट फीडिंग पोजीशन। मीन्स आप अगर बच्चे को फीड करा रहे हैं तो बच्चे की पोजीशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए, आपकी पोजीशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब बच्चे को गोद में लेते हैं और फीड कराना होता है तो बच्चे के कंफर्ट के लिए अपने पोस्चर को ख़राब करते हैं और अपने जो ब्रेस्ट है उसको बच्चे के मुंह की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर ख़राब होता है। हमारे जो बैक है, हमारी जो नेक है, उसे हम झुका देते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के हमको फिर बैक दर्द की शिकायत रहती है, नेक में पेन होता है और हमें लगता है हम ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, हमको कितना पेन हो रहा है इसमें। तो ये एकदम गलत पोजीशन है। आपको हमेशा या तो आप फीडिंग पिलोज यूज़ कर सकते हैं या फिर चेयर यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप अच्छे से बैठकर बच्चे को फीड कराएं। बच्चे को फीड कराने से पहले उसे अपनी गोद में लेके बच्चे के मुंह को ब्रेस्ट की तरफ लेके जाना चाहिए, ना कि आपको अपनी ब्रेस्ट को बच्चे के मुंह की तरफ ले जाना चाहिए। तो ये है एक करेक्ट पोजीशन। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी ब्रेस्ट सैग होगी, क्योंकि ये पोजीशन बिल्कुल गलत है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है कि मैं कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके सामने आप फीड कराएं बच्चे को, तो पता चलेगा कि हाँ आप अच्छी तरीके से बच्चे को फीड करा रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या है। इसके लिए कुछ वीडियोस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही राय दूंगी कि आप अपने डॉक्टर के सामने एक बार बैठकर बच्चे को फीड कराइए, ताकि वो आपको अच्छे से पोजीशन बता सके कि बच्चे को कैसे फीड कराना है। ये पोजीशन बिल्कुल गलत है, इसकी वजह से भी ब्रेस्ट सैगिंग होती है। तो इसका आपको बच्चे को फीड कराने की पोजीशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2 है वेट लूज। होता ये है कि हमारी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी हमने 20 किलो या 25 किलो जो भी वेट गेन किया होता है, आफ्टर डिलीवरी हम सोचते हैं जल्दी से जल्दी बस उस वेट को ना हम लूज़ कर लें। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपकी जो डिलीवरी जब होती है उससे 6 महीने तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए और अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, अच्छा खाइए,
क्योंकि वो जो टाइम होता है उसमें आपकी बॉडी रिकवर हो रही होती है, तो उसमें आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सेकेंडली, आफ्टर 6 महीने बाद आप धीरे 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 एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। एकदम से पूरी तरीके से आप ये नहीं कि बस अब जिम जाने लग गए हैं और एक्सरसाइज करने लग गए हैं, ऐसा मत कीजिए। धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू कीजिए। सबसे पहले ओवरऑल बॉडी के वेट को आप लूज़ कीजिए, फिर आप योगा इंस्ट्रक्टर या फिर अपने जिम इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हैं कि मुझे एक्सरसाइज के बाद अपना जो बॉडी है वो उसको टोन अप करना है। एक एक एरिया को वो लोग टोन अप कराना बताते हैं आपको कि कैसे करना है। साथ ही आप ब्रेस्ट मसाज एक अच्छी टेक्निक है जिसके वजह से ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम दूर होती है। तो आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वेट लूज़ करने के लिए आप बहुत जल्दी मत कीजिए, स्लो एंड स्टेडीली जाइए। 1 साल तक एटलीस्ट अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, उसके बाद ही आप ये सब चीज़ें जो भी हैं एक्सरसाइज वगैरह वो करना शुरू करें। तो एटलीस्ट 1 साल के लिए वेट कीजिए। थर्ड है राइट नर्सिंग ब्रा और मैटरनिटी ब्रा। डिलीवरी के बाद हमें लगता है कि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो हमें ब्रा नहीं पहननी चाहिए, जिससे मिल्क सप्लाई रुक जाती है या फिर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। लेकिन ये एकदम मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप राइट साइज़ की नर्सिंग ब्रास पहनेंगी तो आपका ब्रेस्ट सैगिंग का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली नहीं होगा। रीज़न ये आप देखिए कि जब हम ब्रा पहनना शुरू करते हैं तो अगर हम राइट साइज़ की ब्रा नहीं पहनते हैं, ठीक ब्राज नहीं होती हैं वो, तो हमें ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम तब भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ब्रेस्ट सैगिंग नहीं होती है। अगर आप करेक्ट साइज़ की ब्रा नहीं पहन रहे हैं, राइट साइज़ की ब्रा और मैटरनिटी ब्रा जो भी ब्राज हैं अगर आप वो नहीं पहन रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये तीनों बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, राइट ब्रा पहनेंगे, अपनी पोजीशन जो ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन है उस पर ध्यान देंगे या और टाइमली मतलब टाइम लेकर अपना वेट लूज़ करेंगे, तो ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखिए। तो चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट के बारे में। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसे हम टाइमली ट्रीट ना करें तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पार्ट को बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट क्या है। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होती है वो दूध से एकदम भर जाती है, उसका जो एरिया है वो रेड और पिंक कलर का हो जाता है, ब्रेस्ट एकदम पत्थर की तरह टाइट हो जाती है। मतलब अगर आप उसे टच करेंगे तो इतना ज़्यादा पेन होगा उसमें, इतनी ज़्यादा हेवीनेस फील होगी, टाइटनेस फील होगी, किसी केसेस में ठंड लगने लगती है, फीवर आने लगता है। तो ये जो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट की शिकायत है, इनिशियल डेज़ में जब आपकी डिलीवरी हो जाती है और आप ब्रेस्ट फीड कराना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं तो आपको ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो भी आ सकती है क्योंकि बच्चे के डिलीवर होने के बाद ब्रेस्ट मिल्क बनने लगता है और अगर आप उसे नहीं दे रहे हैं, बच्चे को फीड नहीं करा रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो ब्रेस्ट का जो मिल्क है वो जम जाता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हैं उसे और कुछ टाइम बाद ये जो मिल्क है वो अपने आप ही प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेस्ट में मिल्क की सप्लाई बहुत तेज़ी से हो रही होती है। दूसरा, जो ब्लड फ्लो है आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट के कॉज के बारे में। होता यह है कि ब्रेस्ट में ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, ब्रेस्ट मिल्क उतना ही ज़्यादा बन रहा होता है। ये इनिशियली डेज़ में नहीं होता है क्योंकि 3 से 4 दिन तक तो ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल नहीं आता है। ये जो प्रॉब्लम है ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट की वो कम से कम 1 से 2 हफ्ते बाद डिलीवरी के आना शुरू होती है, जब आपका ब्रेस्ट मिल्क बनना शुरू हो जाता है। ऐसा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि आपको वो शुरुआत के दिन में आ गया तो वो बाद में नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप अगर कंटिन्यू करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग तो ये प्रॉब्लम आपको बीच में कभी भी आ सकती है, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। चलिए मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ था तो कुछ 1 से 1.5 हफ्ते बाद
मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट की। मेरा जो मिल्क सप्लाई था वो बहुत ज़्यादा था, तो एक ब्रेस्ट इतना ज़्यादा टाइट और फुल हो गया था कि ना तो उसमें से मिल्क निकल रहा था, बच्चा लेने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन वो नहीं आ पा रहा था। तो और मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर सा फील हो रहा था, इतना ज़्यादा टाइट और इतना ज़्यादा दर्द, और वो एरिया नीचे का ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें गांठ हो गई है, बहुत ज़्यादा दर्द था, पूरा रेड हो रहा था वो एरिया। मैंने अपने डॉक्टर को मैसेज किया, उन्होंने मुझे कहा कि एक जो फीवर है उसके लिए उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और मुझे अपने क्लिनिक बुलाया। फिर मैं वहाँ गई, क्लिनिक पे गई, तो उन्होंने मुझे पूरे तरीके से चेक किया और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे मैमोग्राफी करानी चाहिए। फिर मैंने मैमोग्राफी कराई तो उसमें पता चला कि ये जो है वो मिल्क की गांठ है। तो मिल्क की गांठ की वजह से डॉक्टर ने एक बार फिर मुझे बोला कि मुझे बायोप्सी करनी चाहिए कंफर्म करने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो मुझे यही बताया था कि वो मिल्क डक्ट है, लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए उन्होंने बायोप्सी करवाई कि ये मिल्क की ही गांठ है या कुछ और तो नहीं। एक्चुअली ये जो गांठें होती हैं वो कैंसर की तरह भी होती हैं, तो इसलिए डॉक्टर कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो कोई कैंसर की गांठ ना हो, इस वजह से वो कंफर्म करते हैं, बायोप्सी के लिए भेजते हैं। लेकिन वो बिल्कुल क्लियर था, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक दूध की गांठ थी। फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी, मेडिसिन्स के साथ उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए कि जो मुझे करने चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हालांकि जो भी आप मेडिसिन्स लें या जो भी उपाय करने वाले हैं वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि ये हम करने वाले हैं, क्योंकि हर विमेन की बॉडी अलग होती है, तो सबके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भी अलग होते हैं। हालांकि जो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का ट्रीटमेंट है आप ये जो स्टार्टिंग में घर पे कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ब्रेस्ट फुलनेस और स्वेलिंग या फिर ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट की प्रॉब्लम कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से आ सकती है। जैसे बच्चे का जो शेड्यूल है वो उस हिसाब से नहीं ले रहा है मिल्क, बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, बच्चा सो रहा है तो आप दूध नहीं पी पा रहा है, तो आपकी ब्रेस्ट फुल हो सकती है, बहुत ज़्यादा एंगॉर्जमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड, अगर आप बहुत जल्दी उससे दूध छुड़वा लिया आपने तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ब्रेस्ट का मिल्क तो बन रहा है लेकिन बच्चा ले नहीं रहा है। थर्ड, आप अगर जो पंपिंग सेशन है उसे स्किप कर देते हैं, मतलब मान लीजिए अगर आपने बच्चे को दूध पिलाया और जो बीच का गैप है उसके अंदर दूध मिल्क की सप्लाई तो हो गई, अगर आप चाहें तो उसे पंप कर सकते हैं, और अगर आप पंप नहीं कर रहे हैं उसे स्किप कर देते हैं तो भी ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। फिर अगर बच्चा अच्छे से लैच नहीं कर रहा है, अच्छे से पकड़ नहीं रहा है आपके निप्पल को और वो अच्छे से सक नहीं कर पा रहा है, तो भी ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बच्चा कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसे उतना मिल्क मिल नहीं रहा है। और साथ ही आपकी बॉडी जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है लेकिन बच्चा उतना ज़्यादा नहीं ले रहा है, उसकी डिमांड तो उतनी नहीं है जितना आपकी जो बॉडी है वो मिल्क को प्रोड्यूस कर रही है। तो दोनों की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको मैच करने में, शेड्यूल होने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट की मिल्क सप्लाई तो हो रही है लेकिन बच्चे को उतना दूध चाहिए ही नहीं जितना कि आपकी ब्रेस्ट प्रोड्यूस कर रही है। ये भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट के सिम्टम्स के बारे में। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा टाइट फील होने लगेगी आपको। आप उसे टच भी करेंगे तो इतना ज़्यादा दर्द होगा, इतना ज़्यादा पेन होगा कि, और इतना ज़्यादा गरम महसूस होगा आप उसे टच करेंगे तो, एक ये भी सिम्टम है। साथ ही स्वेलिंग सी महसूस होगी, जैसे कि ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है। लंप महसूस हो सकता है आपको कि शायद लंप है ये, तो वो भी एक सिम्टम है। साथ ही आपको लो ग्रेड फीवर आ सकता है, हो सकता है आपको फीवरिश फील हो, क्योंकि वो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसके लिए देर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े इन्फेक्शन को जन्म देता है, इसलिए आपको इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है आपकी एक ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो और दूसरे में भी वो स्वेलिंग आ जाए। वो स्वेलिंग आपकी जो ब्रेस्ट से लेकर आपको अपने आर्मपिट तक महसूस हो कि वो भी स्वेलिंग हो रही है, उतना दर्द हो रहा है आपको वहाँ तक। फिर ये भी हो सकता है कि जो आपकी वेन्स हैं, क्योंकि ब्रेस्ट एकदम टाइट हो गई है तो जो उसकी वेन्स हैं वो भी नज़र आने लगेंगी। ये भी एक सिम्टम है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो गया है।
इसको टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मास्टाइटिस भी एक इन्फेक्शन है जो कि ब्रेस्ट के टिश्यू में स्वेलिंग आने की वजह से हो जाता है, और जो जमा हुआ दूध है वहाँ पे भी अगर आप उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो वहाँ पे पस पड़ सकता है और आपकी इश्यूज़ को बड़ा बना सकता है। अभी तक हमने बात की ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट की प्रॉब्लम के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे ट्रीट कैसे किया जाए। तो ये इस पे दो पहलुओं पर है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो अलग है, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही हैं तो अलग है। वैसे ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट में क्या होता है कि आप अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट या फुल हो गया है तो आप वार्म कंप्रेस दे सकते हैं। आप एक टॉवल पे जो आपका गर्म बॉटल है उसे डाल के और एक टॉवल अपने ब्रेस्ट पे रखकर आप उसे सिकाई कीजिए, उससे सेक कीजिए, और डायरेक्ट मत दीजिए, क्योंकि जो आपके ब्रेस्ट जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसको डायरेक्ट टच मत करवाइए, आपकी स्किन रेड हो सकती है। और जैसे ही आपने वार्म कंप्रेस दे दिया उसको, आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेकर उस स्किन एरिया पे लगा सकती हैं, ताकि वो थोड़ा एरिया ठंडा हो जाए, क्योंकि जो वार्म इतना हो रहा है वो उसकी वजह से थोड़ी ठंडक मिलेगी आपकी ब्रेस्ट को, आपकी बॉडी को। तो आप ये कर सकती हैं। साथ में आप वार्म शॉवर ले सकती हैं, आप नहाइए जाकर, गर्म पानी लीजिए अपने ब्रेस्ट पर, उसको लीजिए तो जो दूध है आपका वो थोड़ा लेट डाउन होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है कि आप बच्चे को 1 से 3 घंटे में फीड ज़रूर कराते रहिए, बीच में बहुत लंबा गैप मत रखिए, उसकी वजह से भी, क्योंकि सप्लाई तो होती रहेगी और उसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट टाइट हो जाएगी, ये एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप बच्चे को फीड कराते रहिए, बीच में 1 से 3 घंटे के बीच में ज़रूर फीड करवाइए। बच्चा भूखा है तो ज़रूर फीड कराइए, ऑन डिमांड फीडिंग तो है ही ज़रूरी। दूसरा, अगर स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको, तो आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस पैक से भी आप ऊपर एक लगा के, क्योंकि ठंडा बहुत होता है, तो आप उसे आइस पैक से उसकी सिकाई कर सकते हैं, ताकि आपकी स्वेलिंग और पेन में आपको उससे रिलीफ मिलता है। जब भी आप बच्चे को फीड कराइए तो अपने ब्रेस्ट को मसाज कीजिए, क्योंकि जो जमा हुआ दूध है जब आप उसे मसाज करेंगे तो वो धीरे धीरे थोड़ा खुलेगा, थोड़ा मेल्ट होगा, तो जो जमने का प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। उसके वजह से फिर आप बच्चे को अगर दूध पिलाएंगे तो वो भी पी पाएगा ढंग से, क्योंकि कभी कभार जमा हुआ दूध के वजह से बच्चे के मुंह में दूध जाता ही नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि दूध जा रहा है, और आपको भी तकलीफ़ होती है उस वक्त, क्योंकि आपका दूध तो जा नहीं रहा है और बच्चा सक कर रहा है। तो जमा हुआ जो दूध है उसे मेल्ट करने का ये भी एक तरीका है कि आप अच्छे से ब्रेस्ट को मसाज, अच्छे से मतलब धीरे धीरे ऐसे मसाज करेंगे आप, तो मिल्क आना शुरू हो जाएगा। आप अपने दोनों ब्रेस्ट से अपने बच्चे को फीड करवाइए, क्योंकि आपके दोनों ब्रेस्ट में मिल्क बन रहा है। एक ब्रेस्ट से अगर करवाएंगे और दूसरे से नहीं कराएंगे तो उसकी सप्लाई बढ़ती रहेगी, जहाँ पे ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम आता है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है कि आप दोनों ब्रेस्ट से उसको दूध पिलाइए, ताकि ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम ही ना हो। अगर आप फीड नहीं करा पा रही हैं अपने बच्चे को किसी भी कारणवश, तो आप कम से कम हाथ से मैनुअली उसको एक्सप्रेस करें, या फिर आपके पास अगर पंप है, आपने पंप में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप पंप से भी ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर सकती हैं। उसके बाद अगर पेन बहुत ज़्यादा है और फीवर भी लग रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उससे मेडिसिन ज़रूर लीजिए। आप पेन के लिए ले सकते हैं, फीवर है अगर तो फीवर के लिए ले सकते हैं। अब बात करेंगे उनके बारे में जो कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं, फिर भी उनको ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम हो गया है। तो उनके साथ ये जो प्रॉब्लम है वो 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहती है, और बहुत ज़्यादा दिनों तक उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी उन्हें दर्द महसूस हो रहा है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, हैवीनेस ज़्यादा फील हो रही है, तो वो कोल्ड कॉम्प्रेस कर सकते हैं जो दर्द है उसको रिलीफ देने के लिए। हालांकि उनको 2 से 3 दिन में ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप जो मैंने पहले बताए हैं आपको, जैसे कोल्ड कंप्रेस करना, और डॉक्टर से आप मेडिसिन ले सकते हैं दर्द को दूर करने के लिए, और अगर फीवर आ जाता है उसके लिए, तो आप ये 2-3 चीज़ें कर सकते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉटम लाइन ये है कि ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट एक बहुत ही बड़ा इशू है, जिसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे टाइमली ट्रीट करना चाहिए। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट मतलब एक हार्ड ब्रेस्ट जिसे छूने में भी दर्द हो,
और कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो हम ये कर सकते हैं, जैसे कि वार्म कंप्रेस करना, और अगर स्वेलिंग है और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस पर आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। बच्चे को टाइमली फीड करवाइए, जब तक बच्चा भूखा है उसे फीड करवाते रहिए। अपने दोनों ब्रेस्ट का यूज़ कीजिए, दोनों ब्रेस्ट से उसे फीड करवाइए। पोजीशन बिल्कुल सही रखिए अपनी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे करके आप ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट को ट्रीट कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा इशू है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। डॉक्टर से मिलिए, उसे बताइए अपनी प्रॉब्लम, वो आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रेस्ट सेगिंग एंड ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने आसपास जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं या फिर न्यू मॉम्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।